सब यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। जैसा कि आपके इल्म में है कि आज MKM पाकिस्तान के एक वफ़्द की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई, जिसमें डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब और मुस्तफ़ा कमाल साहब, दोनों साहिबान जो हैं वो मौजूद थे। और जहाँ पे कौमी सियासत के ऊपर और कौमी अहमियत के मामलात के ऊपर गुफ्तगू हुई, वहाँ पर जो सबसे अहम मामला जो ज़ेर बहस आया वो बिजली के बिलों की सूरत हाल और IPPs के हवाले से रिव्यू का जो सिस्टम था, उस हवाले से बड़ी जो है वो तफसील से बातचीत हुई है। और मैं MKM का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इस पे आवाज़ भी उठाई और इस मामले पे गाहे बगाहे वो गुफ्तगू करते रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करते रहे हैं। और उन्होंने हमेशा हुकूमत के एक इत्तेहादी के तौर पे ये कोशिश की है कि जो है एक अच्छी तजवीज़ दी जाए इस हवाले से, और जो इस्लाहात का हुकूमत का एजेंडा है उसमें हमेशा इन्होंने जो है वो मुस्बत एक कंट्रीब्यूशन की है। तो इनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये मामला जो बिजली वाला मामला है ये पूरी कौम का मामला है, ये हर पाकिस्तानी का मामला है। और आपको याद होगा कि जब 18-18 घंटे लोड शेडिंग होती थी तो 2013 में हमारी जब गवर्नमेंट आई तो ये लोड शेडिंग का खात्मा हुआ और बिजली जो है वो बाकायदा उसको बैलेंस किया गया। और तब पंजाब गवर्नमेंट ने भी और फेडरल गवर्नमेंट ने भी सस्ते तरीन 2 प्लांट्स लगाए थे RLNG बेस्ड। तो वो उस वक्त दुनिया के सस्ते तरीन प्लांट्स थे। तो मैं MKM के वक्त का शुक्रिया भी अदा करता हूँ। इसके साथ साथ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि वज़ीर आज़म का जो मौशी इस्लाहात का एजेंडा है जिस पर वो कारबंद है, उसमें उन्होंने आते ही जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं, डिस्कोज़ हैं, लेस्को, गेप्को, केस्को, इनकी जो निजकारी है उस हवाले से ऐलान किया था, जिसके बाद कानून के अंदर जो SOE एक्ट है, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज का जो एक्ट है, उसमें तरमीम की गई और उस तरमीम के ज़रिए डिस्कोज़ की प्राइवेटाइजेशन का अमल जो है वो शुरू हो चुका है। और देखिए, ये कई दहाइयों की दास्तान है, कई दहाइयों पर मुहित एक कहानी है कि जिस तरीके से डिस्कोज़ के अंदर इनएफिशिएंसी और करप्शन जो है वो रच बस गई है। तो इसलिए ये फैसला किया गया था कि एक तो डिस्कोज़ को सियासी मुदाखलत से पाक किया जाएगा और प्रोफेशनल कॉम्पिटेंट प्राइवेट सेक्टर के लोगों को लाया जाएगा जो इनको रन करेंगे। तो वो कानून के अंदर तरमीम भी कर ली गई, जो एक मौशी इस्लाहात का सिलसिला शुरू हुआ है और डिस्कोज़ की प्राइवेटाइजेशन जो है वो अब टाइम के साथ आगे बढ़ रही है। दूसरा जो बहुत अहम ऐलान वज़ीर आज़म साहब ने किया, उसमें जो 50 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई 200 यूनिट के सार्फिन को, प्रोटेक्टेड नॉन प्रोटेक्टेड दोनों जो 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन हैं, उनको जून, जुलाई, अगस्त 3 महीनों के बिलों के अंदर जो रियायत दी गई है और ये 4 से 7 रुपए फी यूनिट उनके बिलों पर फ़र्क पड़ेगा। तो ये 50 अरब की खतीर रकम डेवलपमेंट का जो बजट है, जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है PSDP, उसमें से कटौती करके उसको ये अवाम की तरफ डाइवर्ट किया गया है कि ये गर्मी के महीनों में लोगों का जो बिल है वो कम आए। इसके अलावा मैं ये समझता हूँ कि डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन हो, वो ये 50 अरब रुपए की सब्सिडी हो 200 यूनिट वाले सार्फिन के लिए, जो ओवर बिलिंग के मामलात हैं उस हवाले से जो हुकूमत इक़दाम कर रही है, बिजली चोरी को रोकने के लिए तमाम सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर जो इक़दाम कर रही है, उस पर बड़ी गहरी नज़र है। और मैं ये भी समझता हूँ कि अभी कल जो फैसला किया गया कि जो बिजली के बिलों की अदायगी की आखिरी तारीख है जुलाई, अगस्त, सितंबर के लिए, उसमें जो 10 दिन का एक एक्सटेंशन पीरियड दिया गया है, वो इसलिए दिया गया है कि जहाँ पे ओवर बिलिंग के मामलात हैं उनको देखा जा सके, मज़ीद जो कोई रिलीफ हुकूमत इसमें दे सकती है उसको देखा जा सके। और देखिए, ये सियासी मसला नहीं है IPPs का, ये मसला बहुत पहले शुरू हुआ। 90s में IPPs लगे, 2000 में लगे, उसके बाद लगे, हर दौर में IPPs लगते रहे हैं। मगर मामला ये है कि इस सारे सिस्टम को आगे कैसे लेके चलना है, और ये एजेंडा वज़ीर आज़म साहब का अपना एजेंडा है। जो मुआशी इस्लाहात हैं उसमें जो इक़दामात किए गए थे, ये चाहे बिजली की चोरी को रोकना हो, चाहे डिस्कोस को प्राइवेटाइज करना हो, चाहे सब्सिडी देनी हो,
चाहे IPPs का रिव्यू हो जिसके लिए पहले से कमेटियां काम कर रही हैं। मैं खसूसी तौर पर जिक्र करना चाहूँगा कि वज़ीर आज़म साहब की क़ियादत में जिस तरीके से वज़ीर तवानाई जनाब सरदार अवैस लगारी साहब ने, सेक्रेटरी तवानाई जनाब राशिद अंगड़ियाल साहब ने काम किया है, और IPPs के रिव्यू के हवाले से भी एक उनकी मुशावरत चल रही है और मामला चल रहे हैं। तो ये तो वज़ीर आज़म साहब का अपना एजेंडा है। और देखिए, कौन नहीं चाहता कि बिजली मुल्क में सस्ती हो, ये तो सबका एजेंडा है, पूरी कौम ये चाहती है। तो वज़ीर आज़म साहब को इसका दर्द भी है, एहसास भी है, और पहले दिन से मुआशी इस्लाहात के एजेंडे पे इसलिए कारबंद थे कि फिस्कल स्पेस क्रिएट की जाए ताकि बिजली जो है वो सस्ती हो। तो इसमें मैं दोबारा MQM के अकाबरीन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने भी इस कौमी अहमियत और कौमी नौयत के मामले को उठाया, उजागर किया, और हम समझते हैं कि ये हुकूमत का और हुकूमत की तमाम इत्तेहादी पार्टियों का एक मुश्तरका फ़र्ज़ है कि इस पे अपनी अपनी राय भी दी जाए, अपनी अपनी काविश भी की जाए, और इस मामले पे अवाम को जितना रिलीफ दिया जा सके वो देना चाहिए। और देखिए, मैं किसी की ज़ात पे कमेंट नहीं करना चाहता, मगर नज़र आता है कि कुछ लोग इसको अपने सियासी मकासद के लिए भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, और उस पे मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग बरसर इक़्तिदार भी रहे हैं माज़ी के अंदर, और वो जब इस पे बात करते हैं तो मैं समझता हूँ कि इसको एक मुस्बत पैराए में बात करनी चाहिए। एक सुलेमान शहबाज साहब के हवाले से बात कर दी, और पता लगा कि जी वो तो सस्ता तरीन इस वक्त बिजली प्रोड्यूस करने वाला उनका प्लांट है, और उनको कैपेसिटी पेमेंट भी नहीं जा रही। और ये फिर उन्हीं साहब ने, जो केयर टेकर मिनिस्टर थे, पहले बात की, फिर उसको क्लैरिफाई किया कि जी मैं इस बात को मानता हूँ कि जी सस्ता तरीन। और ये बिसाइड्स द पॉइंट, बात ये है कि तनकीद बराए तनकीद नहीं, तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए, और इस कौमी अहमियत और नौयत के मामले को मिलजुल के हल करना है। और वज़ीर आज़म साहब की यही तरजीह है कि इस मामले को हल किया जाए। हुकूमत पहले से इस पे काम कर रही है, और मैं मुस्तफ़ा कमाल साहब को दावत दूंगा और उनका शुक्रिया करूंगा कि इस मौजू को उन्होंने उठाया। बहुत शुक्रिया जी थनाउल्लाह साहब। बात तो बिजली की होनी थी, मगर अच्छा किया आपने मुझे मौका दे दिया कि मैं हुकूमत की मज़ीद प्रमोशन के हवाले से बात कर सकूं। और मैं गंदम से शुरू करूंगा, और उम्मीद होगी कि जवाब चना ना हो। इसका सवाल गंदम है तो मैं जवाब भी इसका गंदम ही दूंगा। तो गंदम के हवाले से आप देख चुके हैं कि उस वक्त के सेक्रेटरी को भी OSP किया गया, और बाकी जो पास्को के भी अफसरान हैं सबके खिलाफ जो है वो महकमाना कार्रवाई की गई। अब जितनी सज़ा है उतनी ही मिलनी चाहिए, किसी को लटकाया तो नहीं जा सकता मज़ीद उसके बियॉन्ड जो सरकारी मामलात हैं। रिस्ट्रक्चरिंग के हवाले से देखिए, ऑलरेडी कई दफ़ा ये अर्ज़ कर चुके हैं, और आपको मैं कुछ गुजारिश करूँगा आज अपने वीलॉग पे इस पे बात कीजिएगा कि हुकूमत पाकिस्तान का 1 रुपया खर्चे बगैर जिस तरीके से मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के थ्रू मैकेंजी कॉरपोरेशन आया है FBR की डिजिटाइजेशन के ऊपर, और पूरे महकमे को डिजिटाइज कर रहा है, जिससे लाखों फाइलर्स में इंक्रीज हुआ, उसकी तो कोई बात नहीं करता कि नॉन फाइलर्स कितने थे और अब फाइलर्स में कितना इंक्रीज हुआ है। ये आदाद शुमार भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। इस पर भी बात करें कि फाइलर्स में कैसे इजाफा हुआ है, क्योंकि पहले फाइलर्स नहीं थे। पहली दफ़ा हुआ है कि सिम ब्लॉक करने की बात की गई कि जो लोग टैक्स नहीं देते और टैक्स अदा करने वाले नॉन टैक्स पेयर्स का भी बोझ बर्दाश्त करते हैं, तो उससे भी कितना इजाफा हुआ है फाइलर्स की तादाद के अंदर। टैक्स बेस को ब्रॉडन किया गया है, जो मुआशी इस्लाहात का एजेंडा है उसका वो पार्ट है, और उसमें जो नंबर्स हैं वो आपके सामने हैं कि ऑलमोस्ट 49 लाख लोगों का इजाफा एज फाइलर्स हुआ है। तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी कामयाबी है कि लाखों लोग जो हैं वो नॉन फाइलर से फाइलर बन रहे हैं। जी, उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये FBR की डिजिटाइजेशन के अलावा जो हुकूमत ने PWD का महकमा बंद किया, करप्शन का गढ़ था। आपके वीलॉग में मैंने इसका भी जिक्र नहीं देखा आज तक कि आपने कहा हो कि जी बहुत अच्छा इकदाम है, आपने हाउसिंग महकमे का जो सबसे करप्ट डिपार्टमेंट था वो बंद कर दिया। काश आपने अपने वीलॉग में बात की होती तो मैं आपको कहता कि आज आपने कमाल कर दिया कि PWD जो अरबों रुपए साल के खा जाता है, जिसका तखमीना भी नहीं लगाया जा सकता कि कितने अरब खाता है, और एक इनएफिशिएंट और करप्ट महकमा था, उसको जब बंद किया गया है तो ये कटिंग डाउन एक्सपेंडिचर्स का पार्ट है, और उससे जो सालाना बचत होगी कई सौ अरब रुपए की, इस माफिया को, PWD के माफिया को आज तक किसी ने हाथ नहीं डाला था। लोग डरते थे कि जिसका पता नहीं क्या रिएक्शन आएगा। जुर्रतमंदाना और एक बहुत हिम्मत हौसला करके वज़ीर आज़म साहब ने कटिंग डाउन एक्सपेंडिचर्स के हवाले से PWD का महकमा बंद किया। अगर ये मुआशी इस्लाहात का हिस्सा नहीं है तो ये ज़ाती एजेंडा तो नहीं था। PWD के साथ मुझे नहीं लगता कि वज़ीर आज़म की कोई ज़ाती रंजिश थी। ये उसी मुआशी इस्लाहात एजेंडे का हिस्सा है जिसके तहत FBR की डिजिटाइजेशन हो रही है, उसी के तहत जो है वो इसको बंद किया गया है।
और राइट साइजिंग और डाउन साइजिंग के हवाले से वो एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग हो, वो पीआईए की प्राइवेटाइजेशन हो, ये सारा अमल बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। और इसके साथ साथ अगर आप देखें तो चीन का भी एक वक्त पाकिस्तान में मौजूद है, वो किस घर से आया है, उनका क्या एजेंडा है, वो आज प्रेस रिलीज हम करेंगे, आपको बता देंगे कि वो चीनी हुकूमत ने जो वक्त भिजवाया है उसके पीछे उनका क्या विजन है, क्या सोच है। तो देखिए मुआशी इस्लाहात पे तो हर वक्त काम हो रहा है और होना चाहिए भी, और हर वक्त हुकूमत जो है वो कोशिश कर रही है कि इन इस्लाहात को इम्प्लीमेंट किया जाए। ये लोग भूल जाते हैं कि अगर मुल्क को डिफ़ॉल्ट से ना बचाया जाता, क्योंकि 2018 में 4% महंगाई थी। अभी पूरा टॉक शो बन गया, मैंने बात बिजी पे करने की, बट आपका अब सवाल है, मैं अब इसको थोड़ा वाइंड अप की तरफ लेके जाता हूँ। देखिए 4% महंगाई थी, शरह नमू जिसको जीडीपी ग्रोथ रेट कहते हैं वो 6% के ऊपर थी। फिर 4 साल हुकूमत आई पिंकी, गोगी और कप्तान, तबाह कर गए पाकिस्तान। उन्होंने 4 साल में क्या किया, और वो 4% महंगाई 23% पे कैसे पहुंची, वो 6% ग्रोथ जो है वो 1% पे कैसे पहुंची। और उसके बाद जब डिफॉल्ट के धाने पे मुल्क आ गया तो कहा गया जी अमरीकी साजिश है और तख्ता उलट दो और 9 मई के हमले कर दो और आग लगा दो और जला दो और मार दो। ये जब सारी दास्तान कौम को सुनाई गई और नफरत फैलाई गई और तशद्दुद पर उकसाया गया और लोगों की जहन साजी की गई, तो काश उस वक्त भी आप कहते हैं कि जी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का क्या एजेंडा है, 4 साल में क्या हुआ। खुदा ना खास्ता अगर मुल्क डिफॉल्ट हो जाता और बहुत सारे लोग छुट्टी पे चले गए थे, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स मैं जानता हूँ कि जी डिफॉल्ट की छाप हमारे पे ना लगे, फेस किसने किया, हमने फेस किया अल्लाह के फजल से। वजीर आजम साहब खड़े रहे और उन्होंने कहा जी मुल्क डिफॉल्ट नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। और डिफॉल्ट होता, मुल्क में खाना जंगी होती, लूट मार हो रही होती दुकानों के अंदर, सड़कों के ऊपर, पाकिस्तान में एयरलाइन जाना बंद हो जाती, पाकिस्तान के अंदर बैंकों के बाहर लोगों की मीलों लंबी कतारें होती विड्रॉल्स करने के लिए कि पैसे में हमने निकालने हैं, एक्सपोर्ट्स बंद हो गई होती, और रुपया जो है वो इतना फ्री फॉल कर गया होता कि शायद 500-600 रुपए का डॉलर हुआ होता, और पेट्रोल की कीमत भी आसमान से बातें कर रही होती, और पेट्रोल की कीमत इतनी ज़्यादा हो जाती कि शायद वो पहुंच से बाहर हो जाता। तो ये जब डिफॉल्ट से मुल्क को बचाया गया है, अब कल भी पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की बात होती है, अगर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी लगी होती तो कल 6 रुपए पेट्रोल सस्ता करने का एक बहुत जरूरतमंदाना दलेराना फैसला वज़ीर आज़म कैसे करते और क्यों करते। जब आप पेट्रोल महंगा होने पर सवाल करते हैं तो मेरी गुजारिश ये है कि पेट्रोल के सस्ता होने पे भी सवाल मुझसे किया करें कि पेट्रोल आपने सस्ता क्यों किया है, कैसे किया है, और उसमें क्या मेजर्स आपने लिए हैं, और पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो 15 रुपए की लगनी थी वो क्यों नहीं लगी और वो कहाँ गई है। तो ये तमाम तर मामलात हैं जिसके तहत वज़ीर आज़म साहब ने कल पेट्रोल सस्ता करने का फैसला किया, और हालांकि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की गुंजाइश रखी गई थी, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। तो देखिए डिफॉल्ट से जब मुल्क को बचाया है तो रुपए की कदर, एक ज़माना था जब हमें ये हुकूमत मिली है तब बानी चेयरमैन पीटीआई सब्सिडी दे गए पेट्रोल के ऊपर, इतने पैसे थे नहीं जितनी सब्सिडी दे दी गई। उस पर क्या हुआ, उस पर यह हुआ कि उस सब्सिडी देने के नतीजे में सारी चीज़ें महंगी हुई अगले 2 माह में, और रुपए की कदर ऐसी थी कि कोई एक्सपोर्टर बाहर कोई चीज़ भेजता था तो उसको समझ नहीं आती थी कि मैंने एक्सपोर्ट किस कीमत पर करना है। क्या डॉलर का रेट 300 होगा, 320 होगा, 330 होगा, 290 होगा, 305 होगा, और एक्सपोर्टर्स की एलसियां खुलनी बंद हो गई थी। तो ये कैसे मुमकिन हुआ कि रुपया आज मुस्तहकम है और रुपए की कदर में इजाफा हुआ है। क्या वो सूरत हाल बेहतर थी कि जब हम डिफॉल्ट के दहाने पे खड़े थे और रुपए की कदर जो है मुसलसल गिरती जा रही थी और एक्सपोर्ट्स बंद हो गई थी और एलसियां खुलनी बंद हो गई थी, या ये सूरत हाल बेहतर है कि जब डॉलर की स्मगलिंग को रोका गया है, जखीरा अंदोजी को रोका गया है, रुपए को मुस्तहकम किया गया है, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, 28 अरब डॉलर से 31 अरब डॉलर तक आपकी एक्सपोर्ट्स चली गई हैं, 3 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है, पेट्रोल सस्ता हो रहा है। और देखिए डॉलर का लिंक जो है वो महंगाई के साथ है, जितना डॉलर के मुकाबले में रुपया गैर मुस्तहकम होगा उतनी महंगाई बढ़ेगी। अब महंगाई में भी कमी वाक़ई हुई है। हाँ, बिजली का एक इशू है जिस पर हमने तफसीली बात की है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कल आपका जब मैं वीलॉग देखूंगा आप इन सारी बातों पर तफसील के साथ रोशनी डालेंगे और हुकूमत के मौशी इस्लाहाती एजेंडे के ऊपर जो है वो हकायक को थोड़ा सा बयान करें। देखिए इसका हल एहतजाज है। जी 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 टिक्का साहब। बहुत अरसे से 20-25 साल से अभी तक हमने देखा उस तरह हाईलाइट नहीं किया गया था। अचानक हम देख रहे हैं कि वाजिद साहब ने आ गई है, पीटीएस में हर कोई इस पे बात कर रहा है। किस किस्म का चैलेंज आपको? देखिए मैं नहीं समझता ये चैलेंज है। हुकूमत जो मौसी इस्लाहात पे पहले ही काम कर रही है तो फिर चैलेंज किस बात का। या तो हमारी ख्वाहिश ना हो या हम उस एजेंडे पे कारबंद ना हो कि हमने बिजली सस्ती करनी है, फिर तो चले मान लिया जाए इस बात को। ऑलरेडी क्योंकि काम हो रहा है, देखिए एहतजाज इसका हल नहीं है। और जमात इस्लामी के अकाबरीन, उनके ज़ुमा हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है और हम समझते हैं
कि उनके साथ हमारा एक इज़्ज़त एहतराम का रिश्ता है। कल भी हमारी टेक्निकल कमेटी उनको मिली, उसमें स्पेशल सेक्रेटरी तवानाई शरीक थे, मेंबर FBR मीर बादशाह साहब शरीक थे और हमारे अमीर मकाम साहब और डॉक्टर तारिक फजल साहब मौजूद थे। उनसे बातचीत हो रही है, मगर अगर कोई समझता है कि वह धरने से ऐलान करके हम उठ जाएंगे, देखिए ये मुनासिब तरीक़ेकार नहीं है। इसका तरीका यही है कि आप हमारा साथ दें, तजावीज़ दें, बंद कमरे में बैठें, खुले कमरे में बैठें, मीडिया के सामने बैठें, इस पर बातचीत करें। मगर मेरी उनसे दरख्वास्त होगी कि आप एहतजाज ख़त्म कर दें, क्योंकि देखिए हुकूमत एक काम ऑलरेडी कर रही है, या तो ना कर रहे हों या हमारी ख्वाहिश ना हो या एजेंडा ना हो। तो मैं समझता हूँ कि उनको चाहिए कि एहतजाज और धरना ख़त्म करें और हुकूमत जो काम कर रही है उसमें पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दें और आगे चलें इस मामले में। देखिए वो एक इस्लामाबाद की फुटेज है, वो एक बच्चा है, वो कहता है हमें पुलिस डंडे मारेगी तो हम इनकलाब कैसे लाएंगे। तो बात ये है कि अदालती फैसला जो है, जो वक्त को वापस मोड़ा गया और जिस तरीके से एक रिलीफ दिया जाए, बेल मांगे, उस पर तासुर एक यही कायम हुआ कि जी ना इसदा की गई थी, ना दरख्वास्त डाली गई थी, ना वो पार्टी अदालत के सामने मौजूद थी। हमने क्या किया? हमने सिर्फ ये किया है कि ऑलरेडी एक रूल एग्जिस्ट करता था रूल ऑफ प्रोसीजर्स के अंदर, और आइन भी बड़ा क्लियर है कि जी आपने 3 दिन के अंदर एक सियासी पार्टी ज्वाइन करनी है और वो हतमी होगा, अदरवाइज 63A अप्लाई करता है। और ये शिक इसलिए आई थी कि ये ना हो कि कोई भी आज़ाद उम्मीदवार जब बजट की बारी आए तो कोई पार्टी ज्वाइन कर ले, जब एहतजाज की बारी आए दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ले, जब कोई लेजिस्लेशन आए तीसरी पार्टी ज्वाइन कर ले, फाइनेंस बिल आए चौथी पार्टी ज्वाइन कर ले। ये एक ऑलरेडी प्रोविजन मौजूद थी, हमने उसको कंसोलिडेट किया है, उसको मजीद स्ट्रेंथन करके कानून का हिस्सा बनाया है। रूल्स में वो ऑलरेडी था, आइन भी क्लियर है पॉलिटिकल पार्टीज के हवाले से। तो मैं समझता हूँ कि ये कोई चैलेंज नहीं है और ये अभी कमेटी में इस पर डिस्कशन होगी और ये कानून का जब हिस्सा बनेगा तो सबके सामने आ जाएगा। मगर हम ये समझते हैं कि एक बिगड़ा हुआ बच्चा जो कभी कहता था कि मैं मुझों से पकड़ के जेल में डालूंगा, घर का खाना बंद कर दूंगा, दवाई नहीं जाने दूंगा, बाप को बेटी के सामने जो है वो गिरफ्तार करूंगा, बेटी को बाप के सामने गिरफ्तार करूंगा, किसी की बहन को अस्पताल से गिरफ्तार कर लूंगा, तो अब वो कह रहा है कि मैं पहले कहता था मैं छोड़ूंगा नहीं, अब वो कहता है मुझसे बात करो, प्लीज मुझसे बात करो। जो मुझसे बात करो वाला एजेंडा है, मैं समझता हूँ ये भी एक साजिशी जहन की इस्तलाह है और ये गालम गलोच की सियासत, नफरत की सियासत, एक जहन साजी करना, 9 मई के हमले करना, कौमी सलामती इदारों को डिग्रेड करना, ये उनके मंशूर का हिस्सा है, ये रच बस गया है उनके अंदर और वो इससे नहीं हट सकते। तो ये जो मुझसे बात करो का मामला है, ये साजिश का अगला शाखसाना है और इस पर किसी को यकीन नहीं। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।